हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS टॉपर्स। आज हम इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक एंड द फर्स्ट टॉपिक इज़ लैंड पूलिंग। लैंड पूलिंग होती क्या है और उसके बारे में न्यूज़ क्या थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को ये ऑथराइज़ कर दिया है कि वो लैंड पूलिंग जो है वो स्टेट में कैरी आउट कर सकते हैं। पहले मैं ये पेन स्टार्ट कर लेती हूँ। यस। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो लैंड पूलिंग है वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कैरी करने वाली है। और ये जो लैंड पूलिंग होगी वो मास्टर प्लान 21 के अंदर होने वाली है। आप ये पिक्चर जो देख रहे हैं, ये इमेज जो देख रहे हैं, जो लैंड पूलिंग होगी वो इस कोर एरिया में ना होकर जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स हैं उन पे ये लैंड पूलिंग जो है वो शुरू की जाएगी। दिल्ली के आउटस्कर्ट्स को जोन में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे जोन P2, जोन N, K1, जोन 1, इस तरह से। और फिर इस एरियाज़ में जो है वो लैंड पूलिंग की जाएगी। लैंड पूलिंग होती क्या है? लैंड पूलिंग में जो स्मॉल चंक्स ऑफ लैंड होते हैं वो जो जिनके ओनर्स जो हो सकते हैं वो फार्मर्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। तो इन स्मॉल चंक्स ऑफ लैंड को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करके उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप किया जाता है। और इस डेवलपमेंट के बाद इस लैंड की जो डेवलपमेंट होगी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड की जाएगी, जो लैंड पूलिंग एजेंसी है जो यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कौन है? DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है वो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा आफ्टर लैंड की डेवलपमेंट में। और इसका जो सम पोर्शंस है, मतलब कुछ पोर्शन जो है वो DDA अपने पास रख लेगी, ताकि जो कॉस्ट आई है डेवलप करने में उस लैंड को, वो कॉस्ट को वो निकाल पाए। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? लैंड पूलिंग का रीज़न क्या है? ताकि जो ऑलरेडी कंजेस्टेड एरियाज़ हैं बड़ी सिटीज़ के, उसको उस पर जो लोड है उसको रिड्यूस करने के लिए, और जो कोर पार्ट्स है दिल्ली के उसको डीकंजेस्ट करने के लिए, उसको खाली करने के लिए। हम समझेंगे कि ये मास्टर प्लान 2021 क्या है, क्योंकि ये जो लैंड पूलिंग की जो पॉलिसी है वो इसके अंदर जो है वो ऑथराइज़ की गई है। मास्टर प्लान 2021 का एम है दिल्ली को एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस बनाना। आपको पता है कि दिल्ली ऑलरेडी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया का, लेकिन अगर इसको ग्लोबल लेवल पे पहचान दिलानी है तो इसे एक अलग तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। जो दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 के अंदर जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, उसके डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू हुई। और उसके बाद इस दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 के बाद 1962 में मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली जो है वो प्रोमलगेट किया गया, ताकि उसकी दिल्ली को बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सके। अब इस मास्टर प्लान का जो फोकल पॉइंट है, जो मेजर पॉइंट्स है, वो क्या क्या है? इसके अंदर लैंड पॉलिसीज़ डिसाइड की जाएंगी और पब्लिक को इसमें इंक्लूड किया जाएगा इस डेवलपमेंट में, और उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाएगा। उसकी रीडेवलपमेंट होगी, मतलब किसी जगह की अगर डेवलपमेंट हो गई है तो फिर से उसको रेनोवेट करके डेवलपमेंट किया जाएगा। पुअर्स के लिए हाउसिंग्स और शेल्टर्स बनाए जाएंगे, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा, और जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ है इसके मैटर को भी सॉल्व किया जाएगा। सो मास्टर प्लान 2021 के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब सेकेंड टॉपिक है हमारा मल्टी मोडल टर्मिनल। सो मल्टी मोडल टर्मिनल वाटरवेज 1 के ऊपर साहिबगंज, जो कि झारखंड में है, वहाँ पर ये शुरू किया गया है और इनॉग्रेट किया गया है। PM inaugurate MMT at साहिबगंज इन झारखंड। सो MMT आई एम सेइंग, सो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये MMT मेक माई ट्रिप नहीं है, ये MMT मल्टी मोडल टर्मिनल है। ये 3 मल्टी मोडल टर्मिनल्स में सेकेंड नंबर पे ये जो साहिबगंज में डेवलप हो रहा है या हो चुका है, ये सेकेंड नंबर का मल्टी मोडल टर्मिनल है, MMT है, जो कि जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के अंदर गंगा के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मतलब ये MMT का जो कॉन्सेप्ट है वो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप हो रहा है। इसका फ़ायदा क्या है कि MMT साहिबगंज में लॉन्च हुआ है, तो ये झारखंड और बिहार के जो कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, मिनरल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं,
स्पेशली झारखंड के, उसको ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ इंडो नेपाल कार्गो कनेक्टिविटी है, इसको भी बूस्ट मिलेगा, जो कि वाटरवे के थ्रू है। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट क्या है? ये एक प्रोजेक्ट है गंगा रिवर पे। गंगा रिवर वो भी कहाँ, जो नेशनल वाटरवे 1, मतलब हमारी जो पानी के थ्रू जो रूट है, वो जैसे हम रोड्स में नेशनल हाईवेज़ होती हैं NH 1-2, उसी तरह से वाटर पे भी इंडिया में नेशनल वाटरवेज 1-2 है। तो नेशनल वाटरवे 1 जो कि गंगा में प्रेजेंट है, गंगा रिवर के ऊपर प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करने की बात हो रही है काफ़ी सालों से, और एक्चुअली वो कंटिन्यू हो रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो वाटरवे है उसको डेवलप करना। इलाहाबाद और हल्दिया, इलाहाबाद इज़ इन यूपी, हल्दिया इज़ इन कोलकाता, तो इन दोनों के बीच कोई वाटरवे डेवलप होगी। वो डिस्टेंस जो होगी वो 1620 किलोमीटर होगी, और इसको डेवलप किया जाना है 2023 तक, 2023 तक। तो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, नेशनल वाटरवे 1 का डेवलपमेंट इलाहाबाद से हल्दिया के ऊपर होगा, और मार्च 2023 तक इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, जो कि टोटल डिस्टेंस उसका कवर वो करेगा वो है 1620 किलोमीटर। आप यहाँ पर देख रहे हैं नेशनल वाटरवे 1 है यहाँ पर, और ये हल्दिया है, एंड यहाँ पर ही कहीं पर वाराणसी तो यूपी में दिख रही है। दिस इज़ इलाहाबाद, इलाहाबाद हमें देखना है, तो इलाहाबाद यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर वाराणसी है जो यूपी में मौजूद है। तो इसी नेशनल वाटर 1 के ऊपर जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट रन कर रहा है। प्रोजेक्ट का बेनिफिट क्या है कि ये कमर्शियल नेविगेशन को बढ़ावा देगा, और जो लार्ज वेसल्स हैं, शिप्स हैं, करीब उसकी कितने साइज़ होगी, जो 1500 से लेके 2000 टन के शिप्स होंगे, वो नेशनल वाटरवेज 1 पे चल सकेंगे। इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंशियल और साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट भी दे रही है। कौन कौन से कवरेज, कौन कौन से स्टेट जो हैं वो हमारे जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है? यूपी, जैसे मैंने बोला, इलाहाबाद से शुरू हो रहा है, और बंगाल, वेस्ट बंगाल यहाँ पर हल्दिया पे ख़त्म होता है। तो बीच में ये दो तो स्टेट्स मौजूद ही हैं, बीच में 2 स्टेट्स और आते हैं, दैट इज़ बिहार एंड झारखंड। और इस झारखंड में ही MMT साहिबगंज का लॉन्च हो चुका है। दिस इज़ द लाइक सेकेंड ये MMT थी। इसके पहले जो MMT लॉन्च हुई है वो वाराणसी में हो चुकी है, और जो थर्ड होगी वो होगी हल्दिया में। सो दीज वर द 3 MMTs प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड अंडर जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट। अब मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं, मतलब एक ही रास्ते पे 3 अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ रोड है, यहाँ से यहाँ शिप का यूज़ हो रहा है, और यहाँ से यहाँ फिर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है एक सिंगल ऑपरेटर के थ्रू। तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिवाइज्ड नॉर्म्स ऑफ RBI। RBI ने रिवाइज्ड नॉर्म इशू किया है किस टॉपिक पे? प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। मतलब स्ट्रेस्ड एसेट्स के ऊपर कोई फ्रेमवर्क के ऊपर जो नॉर्म्स बने हैं, उन नॉर्म्स को रिवाइज करके फिर से RBI ने इशू किया है। अब ये जो नॉर्म्स हैं वो लेंडर्स को कुछ गैप देते हैं ताकि वो बोरोवर के अकाउंट को 30 डेज़ के अंदर रिव्यू कर सकें। मतलब अगर किसी बोरोवर ने कोई लोन लिया है और वो लोन NPA में कन्वर्ट होने वाला है, तो अगर उन्होंने अपने तय सीमा के अंदर अगर उस लोन के अमाउंट को नहीं उठाया, तो विद इन 30 डेज जो है उस गैप में जो बैंक है उसको रिवाइज कर सकती है और रिव्यू कर सकती है। तो RBI ने कुछ चेंजेस किया है। पहले अभी RBI ने 30 डे का ग्रेस पीरियड दिया है लेंडर्स को टू रिव्यू दी अकाउंट। पहले क्या था कि पहले डे 1 मतलब डिफ़ॉल्ट जिस दिन हो जाती है, मतलब मान लीजिए 30 दिसंबर को डिफ़ॉल्ट हो रही है, तो फ्रॉम 1 दिसंबर दे कुड हैव रिव्यूड दिस account, borrower's account, but now the RBI has given 30 day grace period to the lenders. तो this is the major change by the RBI. और रिव्यू पीरियड के
दौरान लेंडर्स जो हैं वो रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी के ऊपर भी डिसाइड कर सकते हैं। रिव्यू पीरियड जैसे मान लीजिए 30 डेज़ का है, तो उस पैसे को कैसे निकालना है, कैसे वापस लाना है, ये भी लेंडर्स डिसाइड कर सकते हैं। लेंडर्स कैन ऑल्सो चूज इनिशियल लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर इंसॉल्वेंसी और रिकवरी। रिकवरी के लिए अगर उनको लीगल प्रोसीडिंग्स भी चूज़ करना पड़े तो भी वो लेंडर्स ऐसा कर सकते हैं। All lenders have to enter into an inter-creditor agreement. This is very important. ये revised norms में this is the changed norm. Any decision agreed by lenders, जो कि 75% अगर कोई lenders जो हैं वो अगर agree कर रहे हैं कि total outstanding credit facility का और 60% नंबर, मतलब कोई भी अगर outstanding अमाउंट है उसके अंदर अगर 75% लेंडर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अग्री होते हैं, तो वो सारे लेंडर्स के ऊपर बाइंडिंग होगा, मतलब उन्हें फॉलो करना ही होगा। अगर किसी का क्रेडिट लिमिट 2000 या 2000 करोड़ या उससे ऊपर है, तो जो रिवाइज नॉर्म्स है या फिर रिव्यू प्रोसेस है उसको 180 डेज़ के अंदर इम्प्लीमेंट करना होगा फ्रॉम द एंड ऑफ रिव्यू पीरियड। While the review period for defaulters of rupees 2000 करोड़ एंड above will start immediately, मतलब 2000 करोड़ के ऊपर जिसका डिफ़ॉल्ट हो रहा है उनका रिव्यू तो इमीडिएटली स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जिसका लोन अमाउंट 1500 करोड़ और उसके 2000 के नीचे है तो वो जनवरी 2020 से ही उसका रिव्यू पीरियड शुरू होगा। सो दीज वर दी गाइडलाइंस इशूड बाय दी आरबीआई, रिवाइज नॉर्म्स ऑफ आरबीआई। हम यहाँ पर समझेंगे इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट क्या होता है। इट्स एन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और मोर क्रेडिटर्स, मतलब एक या दो से ज़्यादा बैंक के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये तब शुरू होता है, तब इफ़ेक्ट में आता है जब बोरोवर के पास दो या दो से ज़्यादा लेंडर्स हो, मतलब एक बोरोवर ने दो लेंडर इस बैंक से भी पैसे लेके उसने अपने पास कलेक्ट किए हैं, तो ये दोनों बैंक्स के बीच में जो अग्रीमेंट होगा इसकी रिकवरी और रिजोल्यूशन को लेके दैट विल बी नोन एज इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। सो हियर इज़ एन इमेज विच एक्सप्लेन्स व्हाट इज़ ICA एंड हाउ विल इट वर्क। जो पैक्ट है ICA जो है वो एग्रीमेंट है, जैसे मैंने बताया, बैंक के बीच में जो बोरोवर के लिए शुरू किया जाता है। तो ये किस पे एप्लीकेबल है, कब ये इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जो है वो इफ़ेक्ट में आता है? ये 50 करोड़ से ऊपर किसी ने लोन लिया है और उसका मनी जो है, ये लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट में जा रहा हो, अगर फेल हो रहा हो, तब जाके ये इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट ICA है वो इफ़ेक्ट में आता है। बाकी के एग्जिट ऑप्शन, बाइंडिंग कंडीशंस और कौन कौन से जो बैंक्स हैं इसमें इंक्लूडेड है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि 24 बैंक्स जो SBI है और बाकी के सारे बैंक जो हैं उन्होंने वो ICA के अंदर ये ICA फ्रेमवर्क चूज़ कर सकते हैं। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जो है वो सुनील मेहता कमेटी के जो उन्होंने सजेशन दी थी, रिकमेंडेशन दिया था, उसके ऊपर बेस्ड है। सुनील मेहता कमेटी थी जो स्ट्रेस्ड एसेट्स के रेजोल्यूशन की बात करती है। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कुछ डिटेल्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कैसे कोई अगर कोई झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट हो रही है तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे उसके ऊपर, फिर क्रेडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, क्रेडिटर्स की क्या लाइबिलिटीज़ होती है, या फिर क्रेडिटर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इन सब को लेके इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिटेल्स रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है इट्स अ पार्ट ऑफ सशक्त प्लान। अब सशक्त प्लान क्या होता है? प्रोजेक्ट सशक्त है, उसके अंदर मेहता पैनल के रिकमेंडेशंस इंक्लूड किए गए हैं, जिसके अंदर 5-pronged अप्रोच फॉर रिजोल्यूशन ऑफ लोन्स की बात की गई है। मतलब 5 स्टेप्स में लोन्स के रिजोल्यूशन की बात कही जाती है। अगर किसी भी कंपनी का लोन 500 करोड़ के ऊपर है तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो यहाँ पर फॉर्म करने की बात कही गई है। मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स बना सकती है अगर कोई भी लोन अमाउंट 500 करोड़ के ऊपर जाता है। बैंक लेड रेजोल्यूशन अप्रोच फॉर लोन्स ऑफ 50 to 500 करोड़, इसमें आप पढ़ लीजिएगा कि जो लीड बैंक है वो अगर 180 दिन के अंदर रिजोल्यूशन शुरू कर देती है अगर 50 से 500 करोड़ का अमाउंट फेल होता है तो।
आगे हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं, RBI's गाइडलाइंस फॉर पेमेंट्स बैंक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लाइसेंस। मतलब अब जो है वो पेमेंट बैंक्स भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर कन्वर्ट हो सकती है आफ्टर 5 years ऑफ ऑपरेशन। मतलब 5 साल के बाद अगर पेमेंट्स बैंक चाहे तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस ले सकती है। सो दैट वाज द न्यूज़। Payment banks can apply for conversion into SFB after 5 years of operation that we have discussed. The promoter of a payment bank is eligible to set up an small finance bank provided both banks come under the non-operating financial holding company structure. Capital, जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है किसी भी मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक को शुरू करने के लिए, वो है 200 करोड़। पहले ये 100 करोड़ रुपीस थी, बट अब ये 200 करोड़ RBI ने कर दिया है। जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं अर्बन एरियाज़ में, और वो अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो उनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस होनी चाहिए वो 100 करोड़ होनी चाहिए। यहाँ पर आपको मैंने ये इमेज दी है जिसमें स्मॉल बैंक, पेमेंट्स बैंक के बीच में डिफरेंस बताया गया है, और साथ में ये थर्ड कैटेगरी भी है जो नॉर्मली हम जानते हैं, दैट इज़ कमर्शियल बैंक। तो यहाँ देख सकते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट दोनों की क्या है, 100 करोड़ ये है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो अब जो गवर्नमेंट ने की है वो 200 करोड़ हो गई है। यहाँ पर 100 करोड़ हो के नहीं, 200 करोड़ रुपीज़ हो गई है। इनके प्रमोटर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा दोनों ही एरियाज़ में, मतलब दोनों टाइप्स के बैंक्स में, इनकी फॉरेन शेयर होल्डिंग क्या होगी, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं इस इमेज में कवर्ड है, आप देख लीजिएगा। इमीडिएट शेड्यूल बैंक स्टेटस। अब इसमें क्या है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो उनको शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिल जाएगा एकदम तुरंत ही जब वो अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे। मतलब अगर पेमेंट बैंक्स हैं, अगर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर कन्वर्ट होते हैं तो उनको शेड्यूल बैंक का स्टेटस इमीडिएटली उनको मिल जाएगा। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनको परमिशन लेनी होगी टू ओपन बैंकिंग आउटलेट्स, मतलब उनको परमिशन मिली रहेगी, उनको स्पेशली परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। कब से उनको परमिशन मिल जाएगी? जब से उनका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अब एक्टिविटीज़ ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इनकी क्या एक्टिविटीज़ होती है? प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक की कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लेंडिंग होती है। मतलब डिपॉजिट एंड लेंडिंग, दैट इज़ दी प्राइमरी टारगेट ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन ये डिपॉजिट एंड लेंडिंग तो कमर्शियल बैंक भी करती है। इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि ये मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो अंडर सर्व्ड सेक्शंस हैं और अनसर्व्ड सेक्शंस हैं, उनके लिए डिपॉजिट और लेंडिंग की जो सर्विस है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स प्रोवाइड करती है। आप खुद ही देख लीजिए, स्मॉल फाइनेंस मतलब छोटे अमाउंट की जो फाइनेंस है वो ये बैंक प्रोवाइड करती है। इसके अदर एक्टिविटीज़ क्या है? नॉन रिस्क शेयरिंग सिंपल फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज़, मतलब छोटे छोटे फाइनेंशियल एक्टिविटी जिसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, जैसे 500 करोड़ का NPA नहीं क्रिएट हो सकता है, वैसे ही एक्टिविटीज़ भी ये बैंक जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अब ये सर्विसेज एक्टिविटीज़ में जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसमें किसी तरह की कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ और भी कोलैटरल इश्यूज ऐसे नहीं होंगे। तो दैट इज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब जो स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस कौन कौन ले सकता है, ये तो पेमेंट बैंक की बात हो रही कि अगर उनको कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है? इंडियन प्रोफेशनल जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फाइनेंस में, प्राइवेट कंपनीज़, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये भी ये लाइसेंस ले सकते हैं। लोकल एरिया बैंक्स, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द these banks comes under नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, और जो सिर्फ 3 ही हैं इंडिया में, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉट रूरल कोऑपरेटिव बैंक, जस्ट सी दिस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस ले सकते हैं। सो जो ये इमेज है और आप देख रहे हैं उज्जीवन या फिर इक्विटास, दिशा, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये SFBs हैं जो ऑलरेडी इनको लाइसेंस मिल चुका है और ये सारे काम कर रहे हैं।
लेंडिंग फोकस क्या होगा या होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उनको 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देनी पड़ती है, मतलब वीकर सेक्शंस, अंडर सर्व्ड, अनसर्व्ड, इन सब के लिए 75% जो लेंडिंग है इनको हो जाएगा। मतलब वेल टू डू बिजनेस और ये सब सेकेंडरी होंगे, जो प्रायोरिटी होगी वो वीकर सेक्शंस और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स में जाएगी। 50% जो है वो 25 लाख जो लोन्स हैं उसके लिए यूज़ होगा। द मैक्सिमम लोन साइज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिट एक्सपोजर टू अ सिंगल एंड ग्रुप आर रेस्ट्रिक्टेड टू 10% एंड 15%। मतलब मैक्सिमम लोन साइज होगा वो 10% होगा, और इन्वेस्ट अगर ये बैंक कर सकती है तो 15% अपने कैपिटल फंड्स का कर सकती है। वो बहुत बड़े लोन्स नहीं दे सकती, हमने पहले देख लिया है कि ये बड़े लोन्स के लिए बैंक नहीं है। और जो पेड अप वोटिंग कैपिटल जो है वो अभी 40% आ जाएगा अगर वो 5 साल तक काम करते हैं। कहने का मतलब है अगर कोई बैंक SFB जो है अगर 5 साल तक कंटिन्यूसली काम करती है तो उसके जो पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल है वो 40% तक मतलब ऊपर से 40% तक आ जाएगी, जो पहले 40% से ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पेमेंट बैंक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं और उनके नॉर्म्स क्या होते हैं। जो RBI नॉर्म्स हैं उनको ये बोलती है पेमेंट बैंक को कि उनको जो डिपॉजिट है वो सिर्फ 1 लाख का लेना है, और वो लोन्स या फिर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। टर्म डिपॉजिट जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट्स होता है, मतलब सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट्स रन कर सकता है, बट आप 10 साल के 6 साल के फिक्स डिपॉजिट नहीं हो सकता वैसे बैंक्स में। सो ये आगे के पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। Moving to the next topic, that is history of bank nationalization in India. Nationalization took place in 1969 and उस वक्त 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, और जो अदर 6 प्राइवेट बैंक्स हैं वो 1980 में नेशनलाइज हुई। मतलब शुरू नेशनलाइजेशन 1969 में हुई, बट 1918 में भी 6 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। रीजंस क्या था नेशनलाइजेशन का कि सारे जो पहले के लोग थे वो लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स से पैसे लेते थे, तो उनके पास से ना लेकर लोग बैंक्स तक जाएं, इसको सोच करके बैंक्स नेशनलाइजेशन किया गया था। और उस समय की प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम जो थी वो लोगों की, खासतौर पर रूरल एरियाज़ की जो क्रेडिट नीड्स थी, उनके पैसों की ज़रूरत थी, वो पूरा नहीं कर पा रही थी, इसलिए भी बैंक्स नेशनलाइजेशन हुआ। बैंकिंग पॉलिसी आफ्टर 1969, मतलब 1969 में भी क्या रिफॉर्म्स हुए वो हमें जानना है। जोग्राफिकल स्प्रेड, मतलब बैंक्स की जोग्राफिकल जो रीच है उसको बढ़ाई गई, और बैंकिंग सिस्टम के जो फंक्शनल रीच है, मतलब उसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी उसको भी बढ़ाई गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, ये उस समय का न्यूज़पेपर है जो फ्रंट पेज पे आया था। 1969 के बाद बैंक्स को ये बोला गया कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक ब्रांच तभी खोल सकते हैं जब 4 न्यू ब्रांच रूरल एरियाज़ के अनबैंक्ड एरियाज़ में खोला जाए। मतलब हर एक अर्बन ब्रांच के लिए उनको 4 रूरल ब्रांच खोलनी थी। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 40% जो नेट क्रेडिट होती है बैंक की, जो 40% होती है बैंक की, वो उन्हें एग्रीकल्चर की तरफ देना था, उनको माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की तरफ देना था, हाउसिंग की तरफ, एजुकेशन और वीकर सेक्शन की तरफ ये जो 40% है वो लगाने थे अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अ डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1974। यहाँ पर क्या हुआ था, लोन जो है वो लो इंटरेस्ट में वीकेस्ट अमंग वीकेस्ट सेक्शन को प्रोवाइड की जाती थी। कौन सी? डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम, मतलब डिफरेंट टाइप की इंटरेस्ट इनके लिए प्रोवाइड की जाती थी। लीड बैंक स्कीम 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया। रीजनल रूरल बैंक जो आज बहुत ही बड़ी बैंक होती है जो रूरल सेक्टर को कैटर करती है, वो 1975 में उसको स्टार्ट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। अब नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसको 1982 में बनाया गया ताकि वो कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को सुपरवाइज कर सके। नेशनलाइजेशन के आउटकम्स क्या थे? ये करने के बाद हुआ क्या? जो आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स था
जहाँ से मतलब पैसे लेने की जो एक क्या बोलते हैं जो सोर्स था वो 16.9 से बढ़ के 64% हो गया 1992 में। मतलब रूरल सेक्टर, जो रूरल एरियाज़ के लोग थे वो बैंक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लोन में लेने लगे। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का बहुत ग्रोथ हुआ। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन मतलब लोगों को नॉलेज हुई फाइनेंस के बारे में, लोग पैसों के बारे में ज़्यादा जागरूक हो गए। बैंक डिपॉजिट्स, ग्रॉस सेविंग रेट या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेट, ये सारे जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी गई। इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग एरिया से और बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए। ये मॉनेटरी पॉलिसी के यूज़ में भी दिखा। It also showed that monetary policy, banks and interest rates can be effectively used to take banks to rural areas। कहने का मतलब है कि नेशनलाइजेशन से ये भी पता चला कि जो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी है, जो इंटरेस्ट रेट है बैंक्स के, वो रूरल एरियाज़ तक भी, बैकवर्ड रीजन्स तक भी पहुंचाए जा सकते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट के लिए बहुत मोटिवेशन की बात थी कि ये सिर्फ अर्बन एरियाज़ नहीं बल्कि रूरल एरियाज़ में भी पॉसिबल है। 2004 के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। वो है क्या? अ पॉलिसी टू डबल द फ्लो ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। मतलब एग्रीकल्चरल जो फार्मिंग के लिए लोन होती है वो 3 इयर्स के अंदर उसको डबल करने की पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई। ओनली पब्लिक बैंक्स कैन डू दिस, मतलब प्राइवेट बैंक्स विल नॉट बी इन्वॉल्व इन दिस। और 2005 में आरबीआई एक न्यू ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी लेकर आई। यहाँ पर मैंने दिया है कि न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का कैसे टाइमलाइन शुरू हुआ। देखिए आप 1994 से शुरू करते हैं और उसके बाद सितंबर अगस्त 2015 तक की यहाँ जो एक टाइमलाइन है वो दी गई है। एक चीज़ और आरबीआई ने कहा कि न्यू ब्रांचेस तभी वो कोई भी बैंक खोल सकती है जब बैंक्स का कुछ प्लान हो कि वो अंडर बैंक्ड एरियाज़ में अपनी जो सर्विसेज हैं वो शुरू करें। तो ये सब 2004 के बाद की रिफॉर्म्स थे बैंकिंग सेक्टर में। बाय 2011 आरबीआई ने फर्दर ये कहा कि 25% ऑफ जो न्यू ब्रांचेस हैं वो कंपल्सरीली, मतलब खोलना ही खोलना है कहाँ? जहाँ पर कोई बैंक्स नहीं है, कोई बैंक ब्रांचेस नहीं है, वो है रूरल सेक्टर एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में। वहाँ पर 25% ऑफ जो न्यू ब्रांचेस है वो किसी भी बैंक को इन सारे एरियाज़ में खोलना पड़ेगा। मतलब अगर 75% वो अर्बन में खोल रहे हैं तो 25% है वो रूरल एरियाज़। और रूरल एरियाज़ में भी कहाँ? जहाँ पर कोई बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, ज़ीरो है, तो वहाँ पर जाके ये खोलनी पड़ेगी। 2010 और 2016 के बीच में जो नो फ्रिल्स अकाउंट की जो ओपनिंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है वो अनबैंक्ड पुअर, जो ये नो फ्रिल्स अकाउंट है, ओपनिंग ऑफ नो फ्रिल्स अकाउंट। नो फ्रिल्स अकाउंट होता है जहाँ पर ये पब्लिक बैंक्स के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो खोल सकें। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। RBI has tightened the fit and proper criteria for directors on boards of state-run banks। तो चलिए RBI ने कुछ फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को काफ़ी पहले से स्ट्रिक्ट किया है। सेंटर्स के जो नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं, सेंटर्स के जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं वो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे, वो हिस्सा नहीं होंगे। सो दिस इज़ अ मेजर चेंज। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी ये क्या होती है? ऑल द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट दिस कमेटी। मतलब हर बैंक को ये कमेटी बनानी पड़ती है। अब इस कमेटी में क्या है कि नॉट लेस देन 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मतलब किसी से रिलेटेड ना हो, वो बाहर से लाए गए हों, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो 1/2 होने चाहिए उस कमेटी में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर होंगे और SBI एक्ट के अंदर जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर होंगे वो इस कमेटी के पार्ट नहीं बन सकते। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट नॉमिनेट द डायरेक्टर इनटू दिस कमेटी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी भी कुछ होती होगी जिससे वो चूज़ होते होंगे। तो एक कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है और 35 to 65 ईयर्स ओल्ड के हैं वो तो मिनिमम एलिजिबिलिटी, वो एलिजिबल हो जाते हैं। अब कैंडिडेट के पास कुछ स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होनी चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंस के फील्ड में। कैंडिडेट कैन नॉट बी अ बोर्ड मेंबर ऑफ द राइवल बैंक। और राइवल बैंक मतलब मान लीजिए HDFC है तो फिर एक्सिस के वो
एक्सिस बैंक के वो बोर्ड मेंबर नहीं हो सकते हैं, बिकॉज उसमें फिर पॉलिसीज़ में क्लैश होने की ज़रूरत है और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाएगी. सो दिस इज़ वेरी यूजुअल, वेरी कॉमन थिंग, ऑब्वियस थिंग. प्रोफेशनल रेस्ट्रिक्शंस भी कुछ है. डायरेक्टर्स जिनका कनेक्शन है फर्म से या जिनका चार्टेड अकाउंटेंसी फर्म से कनेक्शन है, वो इन सब बोर्ड्स के मेंबर नहीं बन सकते हैं. पीपल, जो लोग जो कनेक्टेड है हायर परचेज से, फाइनेंसिंग से, मनी लेंडिंग से, इन्वेस्टमेंट से, वो ये सारी चीज़ों से एलिजिबल नहीं है. और वैसे कैंडिडेट्स इस बोर्ड मेंबर के लिए एलिजिबल नहीं है जिनका किसी कंसर्न बैंक से बिजनेस रहा हो, स्टॉक ब्रोकिंग में इन्वॉल्व रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी या फिर किसी भी लोकल बॉडी के मेंबर हो, तो ये बोर्ड में नहीं शामिल हो सकते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो कि करेंटली उस बैंक, जो किसी भी स्टेट बैंक या फिर किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक की ऑडिटर रही हो, अगर उसके वो पार्टनर हैं तो भी वो बोर्ड मेंबर में नहीं शामिल हो सकते हैं. यहाँ पर एक न्यूज़ आती है कि RBI टू एसेस इफ़ इंडिया बुल्स इज़ फिट एंड प्रॉपर, मतलब इस क्राइटेरिया के अंदर इंडिया बुल्स जो है वो फिट और प्रॉपर है या नहीं है. री इलेक्शन हो सकता है कि नहीं बोर्ड मेंबर्स का. नो पर्सन कैन बी इलेक्टेड और री इलेक्टेड ऑन PSB बोर्ड. कब? जब ही और शी हैज़ सर्व्ड एज अ डायरेक्टर इन द पास्ट ऑन द बोर्ड ऑफ एनी बैंक, मतलब उसी बैंक नहीं, किसी भी बैंक के अगर बोर्ड मेंबर वो रह चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं, तो वो री इलेक्ट नहीं हो सकते हैं. वो 3 इयर्स के लिए ही ये डायरेक्टर का जो पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं और एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर 6 इयर्स, मतलब री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे 6 सालों के लिए. मतलब 3 इलेक्टेड डायरेक्टर कैन होल्ड ऑफिस फॉर 3 इयर्स एंड एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर 6 इयर्स. यहाँ पर ये लिखा गया है कि री इलेक्टेड और इलेक्टेड तब नहीं होंगे जब वो किसी भी बैंक, अदर बैंक के डायरेक्टर रह चुके होंगे. यहाँ पर वैसा केस नहीं रहने पे वो 3 इयर्स तक इलेक्ट भी कर सकते हैं और उनका री इलेक्शन भी हो सकता है फॉर अनदर 6 years. So here you should be bit careful about the differences.